हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम अपना नीट पीवाईक्यू का पार्ट 2 कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम लोग 100 क्वेश्चन से अबव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 100 तो मैं पक्का करवा दूंगी और 100 से अबव अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पार्ट 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे? टोटल 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 20 क्वेश्चंस और मैंने सॉल्व करा रखे हैं पिछले वाली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो। उस वीडियो पे पूरी एक प्लेलिस्ट है नीट पीवाईक्यू की, उस पर आप जा करके क्लिक कर सकते हो। और एक नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो। नीट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो। तीनों का ही लिंक मैं नीचे अटैच कर रही हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नीट पीवाईक्यू का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कर दो। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट इन पेयर्स विच वेयर सिमिलर इन एक्सेप्ट वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। यानी कि मेंडल ने कितने जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है यानी कि विपरीत गुणों वाले चरित्र हैं उसको चूज किया था, किसमें? सच्ची प्रजनन वाली मटर की प्रजातियों में। फटाफट से बता दो कितने उन्होंने चूज किए थे। 2020 का क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बता दो कितने उन्होंने चूज किए थे। मैं मान के चलती हूँ आप वीडियो रोक करके सॉल्यूशन ले रहे होगे, उसके बाद ही आप प्ले करके देख रहे हो। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर है 14, यानी कि 7 पेयर उन्होंने लिए थे, 7 जोड़े लिए थे। 7 जोड़ा ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में 14 था मिलता जुलता आंसर, तो हमने 14 पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको दिमाग में बैठा के चलो, उससे रिलेटेड पूरी हिस्ट्री याद करके तैयार करके चलो, ठीक है। तो चलो हम तैयार कर लेते हैं कि वो कौन से 7 पेयर्स थे जिन्हें मेंडल ने चूज किया था। तो 1 बाय 1 मैं उसे लिख देती हूँ। बहुत आसान है याद करना। कैसे याद करोगे? बिल्कुल सिंपल है। पहला लिखना सीड शेप, सीड शेप यानी बीजों का आकार। दूसरा लिखना सीड कलर, सीड कलर यानी कि बीजों का रंग, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा लिखना पॉड शेप यानी कि फली का आकार। फिर चौथा लिखना पॉड कलर यानी कि फली का रंग। फिर यहीं से कॉपी करते हुए लिखना क्या? फ्लावर कलर। और अब शेप ना लिख करके हम लिखेंगे फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। और एक लास्ट, सबसे लास्ट क्या है? प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट। सो बिल्कुल सिंपल सा था हमारा। कैसे याद करोगे? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, हाँ, प्लांट हाइट। बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। अब ये 7 आपके कैरेक्टर थे जो मेंडल ने चुने थे, लेकिन इनके कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने चुने जो कि विपरीत थे? टोटल 14 लक्षण की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो 14वां कौन है? वो 14वां कौन है वो हम किनारे लिख लेते हैं। सीड के आकार की बात की जाए तो सीड राउंड, और क्या चूज किए थे? रिंकल्ड, रिंकल्ड। राउंड आपका डोमिनेंट है, रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है जेनेटिक्स वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीड के कलर की बात करें तो येलो, और क्या था? ग्रीन था। पॉड के शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब चपटा, और दूसरा होता था आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉड के कलर की हम बात कर लेते हैं। तो पॉड का कलर था डोमिनेंट ग्रीन और ये था येलो। याद रखना, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है और पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है। फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है आपका डोमिनेंट, और जो वाइट होता है वो होता है आपका रेसेसिव, ठीक है। ये देखो, ये इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये उसका सिंबल नहीं लिख रही हूँ। सिंबल तो ये होगा स्मॉल वाई, ऐसा सिंबल जाता है। सिंबल की हम बात नहीं कर रहे हैं। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल आपका क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और टर्मिनल, टर्मिनल आपका रिसेसिव होगा, ठीक है। प्लांट की हाइट जैसा कि सब लोग जानते हैं, टॉल आपका डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ रिसेसिव होगा, ठीक है। ड्वार्फ मतलब बौना, छोटा, टॉल मतलब लंबा। तो ये ट्रेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप मेंडल का जेनेटिक्स वाला पार्ट कवर कर रहे हो तो आपको सारे ट्रेट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और ये भी ज़रूर याद करना, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये भी आप ज़रूर याद करना कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना।
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, दूसरे पौधे क्यों नहीं चुन लिए। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, आप करके ज़रूर आना और मुझे कमेंट में लिख के बताना कितने लोगों ने किया। ठीक है, चलो जितना भी मैं बता रही हूँ उतना तैयार करोगे ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो कहाँ संश्लेषित होता है, लाइसोसोम में, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में या राइबोसोम में। 2012 का आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो, मीडियम टू टफ लेवल का क्वेश्चन ये है। जल्दी से सॉल्व करो, मैं मान के चलती हूँ आप वीडियो रोक करके सॉल्व कर रहे हो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन कराते चल रही हूँ। देखो आपका आंसर जाएगा न्यूक्लियोलस, लेकिन इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आपके आरएनए होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। बहुत तरह के होते हैं लेकिन मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के आरएनए होते हैं? 3 टाइप्स। इन 3 टाइप में से पहला होता है आरएनए, जिसे आप कहते हो राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या कहते हो? राइबोसोमल आरएनए कहते हो। दूसरा होता है आपका एमआरएनए। एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये इनका नाम क्यों रखाया है वो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कभी पढ़ेंगे, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है आपका टीआरएनए। इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। देखो ये एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये वाले सवाल का जवाब कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जेनेटिक्स और इकोलॉजी आपके ऐसे यूनिट हैं जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछने के चांसेस बनते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ध्यान से देखो, ये आपका कोशिका है, ये आपका सेल है। सेल के अंदर ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के अंदर भी एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। बात समझ में आ रही है? उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और सुनो, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। ये क्या है? नाभिक है ना, काला वाला। ब्लैक वाला क्या है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है। न्यूक्लियोलस का हिंदी मुझे नहीं आता, मैं लिख दे रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसके अंदर एक द्रव, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड। उस लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक बात तो तय है कि जितने भी आरएनए बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? इसी केंद्रक के अंदर बन रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ है, एक तो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा है आपका न्यूक्लियोलस। तो कहाँ बन रहा है? कौन सा आरएनए कहाँ बन रहा है? सारे आरएनए आपके न्यूक्लियस में ही, केंद्रक में ही बन रहे हैं, लेकिन केंद्रक में भी 2 जगह है, एक है आपका न्यूक्लियोलस और दूसरा जगह है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर द्रव। तो किस में बनेगा? ये सवाल उठता है और यही सवाल आया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो, जो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है वो बनता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में बनता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ये कहता है नहीं भाई, हम तो न्यूक्लियोलस में नहीं बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे। अब ये सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, इसने तो न्यूक्लियोलस चूज कर लिया, इसने न्यूक्लियोप्लाज्म चूज कर लिया, मैं कहाँ जाऊँ? तो ये कहता है मैं दोनों नाव में पैर रखूंगा, मैं दोनों नाव में पैर रखूंगा। ये क्या कहता है? मैं दोनों नाव में पैर रखूंगा, मैं बनूंगा न्यूक्लियोलस में, लेकिन मेरा फाइनल मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? फाइनल मॉडिफिकेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। प्लाज्म में कहता है मैं दोनों नाव पे पैर रखूंगा, मैं दोनों नाव पे पैर रखूंगा, मैं बनूंगा न्यूक्लियोलस में, लेकिन फाइनल मॉडिफिकेशन यानी कि सूट बूट पहन के मैं तैयार होके कहाँ से निकलूंगा? मैं निकलूंगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। यानी बनेगा यहाँ पे, फिर तैयार होने जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, फिर बाहर निकलेगा। नखरेबाज है ना? ये दोनों तो अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट चूज करें कि आर वाला कह रहा है तो मैं तो न्यूक्लियोलस में बनूंगा, एमआरएनए वाला कह रहा है मैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनूंगा, और ये कह रहा है मैं दोनों को इस्तेमाल करूंगा। जैसे होता है ना, कभी कभी घर में मिठाइयाँ आती हैं, मिक्स वाली मिठाई आती है, तो कोई कोई बच्चे कहते हैं मैं आधा इसमें से खाऊंगा, आधा इसमें से खाऊंगा। ये वही वाला बच्चा है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? तो जाहिर सी बात है कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। अगर यही चीज़ मैसेंजर आरएनए के लिए पूछा होता तो ये वाला आंसर सही जाता, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म वाला, ये वाला सही जाता। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर कौन सा है? न्यूक्लियोलस।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका फोर लिम्ब है यानी कि जो आगे के हाथ होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी, इसे हम हिंदी में कहते हैं कशेरुकी। कशेरुकी मतलब होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो। तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उनका देखा गया है कि आगे वाले जो हाथ होते हैं उन सबके एक जैसे होते हैं, उनका जो ओरिजिन है, वो जैसा स्ट्रक्चर है उनका वो सब सेम होता है, भले ही काम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। स्ट्रक्चर में सिमिलर कहने का मतलब ओरिजिन में सिमिलर, यानी कि एक ही जगह से आए हुए हैं ये। ठीक है, तो बता दो कैसा होगा। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इवोल्यूशन चैप्टर में ये आता है। क्या ध्यान रखना होगा? एक होता है आपका होमोलॉजी और एक बात होती है आपकी एनालॉजी। हिंदी मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं लिखते चल रही हूँ। ठीक है, देखो होमोलॉजी, होमो मतलब ओ से क्या रखोगे याद? ओ से याद रखना कि ओरिजिन सेम, यानी कि ये जहां से निकल करके आए हैं उनकी शुरुआत एक जगह से हुई है। जैसे जितने भी कशेरुकीय हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वो उनका जो पूर्वज था वो एक ही था, उनका एंसेस्टर एक ही था। कोई भी पूर्वज हो सकता है, लेकिन सारे के सारे जो कशेरुकीय हैं, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो एक ही पूर्वज से आए हुए हैं। वो पूर्वज का हाथ जैसा रहा होगा उसी प्रकार की हड्डियां हम सब लोगों में हैं। किसमें भाई? एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल लेने बिना काम कहाँ चलता है? ठीक है, हालांकि साले मैमल्स हम ले लेते हैं, ह्यूमन आ जाएगा, चिड़ियों में आपका बैट आ जाएगा। हालांकि ये चिड़िया दिखता है लेकिन चिड़िया होता नहीं है। बैट को हम क्या मानते हैं? बैट को हम मैमल्स ही मानते हैं। ठीक है, बैट हो गया, आपका चीता हो गया। इन सब के आप आगे के हाथ देखोगे ना तो सेम है। जैसे हमारे में ये आगे के हाथ कहलाते हैं, साइंस की भाषा में इसे फोर लिम्ब कहते हैं। चमगादड़ का जो पंख है वो फोर लिम्ब कहलाता है, और जो चीते के आगे वाले दो पैर हैं वो फोर लिम्ब कहलाएंगे। जो वेल के आगे वाले हैं वो फिन्स हैं, वो फोर लिम्ब कहलाएंगे। तो देखा गया इनमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो एक ही तरह की होती हैं, बस किसी में छोटी बड़ी होंगी, किसी में कुछ हड्डियां बहुत छोटी होंगी, किसी में कुछ हड्डियां बहुत बड़ी होंगी। छोटी बड़ी मोटी पतली हो सकती हैं, लेकिन हड्डियां समान हैं, हड्डियां सब में सेम है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला, यानी कि ओरिजिन उनका सेम है, स्ट्रक्चर उनका सेम है। ओरिजिन कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, स्ट्रक्चर उनका सेम है, यानी संरचना उनकी क्या है? सेम है। ठीक है, तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन काम अगर देखा जाए तो इन सब का काम अलग अलग है। वेल मछली के फोर लिम्ब तैरने के काम आते हैं, हम लोग के देखो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ पढ़ाने के, खाना पीना खाने के काम आ रहे हैं। ठीक है, बैट का उड़ने का काम आता है, चीता का दौड़ने का काम आता है, काम सबका अलग अलग है। सो फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन सेम है। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं होमोलॉजी शो कर रहा है। और अगर इसी चीज का ठीक उल्टा, यानी कि स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर या ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन जो है सेम हो लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर या ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, फंक्शन सेम, तो उस केस में हम कहते हैं एनालॉजी। जैसे अगर आप देखोगे तितली का पंख देखोगे तो उसमें कोई हड्डियां नहीं होती, लेकिन चमगादड़ की बात कर लें, तो चमगादड़ का जो पंख होता है वो भी उड़ने का काम आता है, तितली के पंख भी उड़ने के काम आते हैं, लेकिन चमगादड़ के पंख में हड्डियां होती हैं, तितली के पंख में कोई हड्डियां नहीं होती। यानी कि स्ट्रक्चर उनका सेम नहीं है लेकिन काम सेम है। तो जिनका स्ट्रक्चर नहीं काम सेम हो उसे हम कहते हैं एनालॉजी, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो उसे हम कहते हैं होमोलॉजी। तो फटाफट बता दो अब आंसर कौन सा जाएगा। यहाँ था स्ट्रक्चर सेम है, मतलब आंसर क्या जाएगा? होमोलॉजी आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये इवोल्यूशन से हमने उठाया है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक नाम का एक ड्रग होता है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पॉपी प्लांट, जिसे आप ओपियम प्लांट भी कहते हो, ओपियम नाम होता है इसका, ओपियम। ठीक है, या साइंटिफिक भाषा इसका बता दो, साइंटिफिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं पैपावर सोमिनिफेरम।
सोमिनिफेरम। तो फटाफट बता दो कि इसका क्या आंसर जाएगा, कहाँ से ड्रग स्मैक लिया जाता है। स्मैक क्या है, क्या है? ये वही वाली हीरोइन है जो पिक्चरों में आप अक्सर देखते हो ना, हीरोइन मतलब जो ड्रग्स वो लोग कहते हैं कि अरे हीरोइन है, हीरोइन ड्रग्स ले जा रहे हो, तो यही वाला ये जो स्मैक है ना, उसी को हीरोइन भी कहा जाता है। हीरोइन, ये वो मूवी में डांस करने वाली हीरोइन नहीं है, ये वो वाली हीरोइन नहीं है, ये जो मतलब ड्रग्स ली जाती है वो वाली हीरोइन, ठीक है। तो स्मैक को हीरोइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बता दो कौन, किससे ऑब्टेन होता है स्मैक? सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, और सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? दूध। तो दूध, प्लांट के दूध से यानी कि लेटेक्स से उसे निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विथ एजोला इन राइस फील्ड। जो धान के खेत होते हैं उनमें एजोला से जुड़ा कौन सा सूक्ष्मजीव होता है? फटाफट बता दो कौन सा होता है। चलो वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। 2012 का आपका क्वेश्चन है। स्पाइरुलिना नहीं, एनाबेना होता है। ये क्या है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी। और मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है एक आपका एनाबेना, ठीक है, एनाबेना। और एनाबेना ही किसके साथ एसोसिएटेड होता है? एनाबेना। एनाबेना किसके साथ एसोसिएटेड होता है? एजोला के साथ। तो एनाबेना अकेले भी रह सकता है और साथ में भी रह सकता है। चलो, तो एनाबेना इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि है आपका 6वां क्वेश्चन। एनाबेना इसका आंसर हो गया। 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू। एडिनोसिन डीएमिनेज का शॉर्ट फॉर्म होता है एडीए। तो एडीए डिफिशियंसी से क्या होता है? एडीए एंजाइम जो है उसकी कमी से क्या होता है? फटाफट से बता दो। वीडियो को पॉज करो, आंसर देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। देखो, एडीए एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको मतलब जिसमें कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में। हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसे डेवलप होने में, उसे विकसित होने में हमारे एडीए एंजाइम का बड़ा रोल होता है। सो अगर ये नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसफंक्शन, ठीक है। सो आंसर इसका जाएगा डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक। अच्छा, एक बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी, जिसमें ये जो एडीए नाम की बीमारी है वो देखी गई थी। और ऐसा कुछ तस्वीर है बच्ची का, बड़ी प्यारी बच्ची है। पहली बार इस बीमारी को इलाज करने के लिए जीन थेरेपी दिया गया था। मतलब उसमें ऐसा कोशिश किया गया था इस बच्चे के अंदर कुछ ऐसे जीन डाल दे जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है वो बनने लगे, उसके अंदर खुद ही बनने लगे। तो जीन थेरेपी जहां आप शब्द सुनोगे वहां भी आपका एडीए एंजाइम काम आएगा। जीन थेरेपी, थेरेपी। बात समझ में आ रही है? चलो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। इन इक्वेशन जीपीपी, ये जीआरपी नहीं है, जीपीपी है, जीपीपी, जीपीपी, जीपीपी माइनस आर अगर हम कर दें तो आर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? आर यहाँ पे क्या है? चलो बता दो फटाक से। वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। आर यहाँ पे होता है श्वसन हानियां, रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है। क्या होता है असल में? देखो, जो प्लांट आपके जितने भी पेड़ पौधे पूरी दुनिया में हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज वो कितना बना रहे हैं? 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, 1 टन, कितना बना रहे हैं? तो वो अमाउंट कहलाता है उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितना वो बना रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो टोटल कितना बना रहे हैं उसे हम कहते हैं जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस, अच्छा, ये इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और टोटल मिला के कितना बना रहे हैं सारे पेड़ पौधे मिला के, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, हिंदी में मैं नीचे लिख दे रही हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा, बनाया तो ऐसा नहीं है कि खुद कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आखिर प्लांट ने बनाया तो खुद भी कुछ इस्तेमाल करेगा। तो वो खुद जितना इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस, मतलब रेस्पिरेशन में उसने नुकसान कर दिया। जैसे अगर आपको उंगली हिलाना है ना, तो ग्लूकोज यहाँ पे टूटता होगा ऑक्सीजन की मदद से, तब जाके आप उंगली हिला सकते हो। और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कैसे गया? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, जो आपने ब्रीदिंग ली उसकी प्रोसेस से अंदर गया। तो इसलिए उस तरह के नुकसान को हम रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। यहाँ से ग्लूकोज नुकसान हो रहा है, एनर्जी बन रही है।
तो पेड़ों में भी अगर एनर्जी बनाना है तो ग्लूकोज तोड़ना पड़ता है, ग्लूकोज का नुकसान होता है, तो उसे हम रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। तो इसमें से अगर जीपीपी में से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस प्लांट का निकाल दें तो कितना बचा खुचा अमाउंट प्लांट का होता है जो हमारे लिए है, वो होता है एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये हम इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेड लिस्ट ऑफ लाल सूची प्रकाशित करती है, रेड लिस्ट प्रकाशित करती है? फटाफट बता दो। 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है IUCN। और IUCN में रेड लिस्ट में किसको, कौन सी स्पीशीज को प्रकाशित करती है, ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। तो जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि विलुप्त हो गई हैं, उनको भी प्रकाशित करती है। और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, यानी कि अब या तब कभी भी विलुप्त हो सकती है, उन्हें प्रकाशित करती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो अब या तब कभी भी विलुप्त हो सकती है, उन्हें भी प्रकाशित करती है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका IUCN। अगला क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? फेफड़ों का ऑक्सीजन का आंशिक दबाव क्या होता है? रक्त के बराबर होता है, रक्त से अधिक होता है, रक्त से कम होता है, या क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है? देखो इसको थोड़ा समझते हैं, आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना और बाकी मैं समझाती हूँ। ये हैं आपके लंग्स, क्या है ये हैं आपके लंग्स, यानी कि फेफड़े। फेफड़े, ठीक है। आपके फेफड़े छोटे छोटे बैलून से बने होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारों से बने होते हैं। उन छोटे छोटे गुब्बारों को हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम जब सांस ले रहे हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन टहलते घूमते कहाँ जा रहा है? इनके पास जा रहा है। तो शरीर में कहीं भी अगर बात कर लो तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके पास होगा? एल्वियोलाई, लंग्स के पास होगा, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है अंदर बॉडी के। तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? एल्वियोलाई के पास। तो इसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में गैस भरी हुई है, मान लेते हैं ऑक्सीजन भी भरा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा है। तो दीवालों से कौन सा गैस ज़्यादा टकराएगी? जिसकी मात्रा ज़्यादा है। इसी तरह इस एल्वियोलाई में ये जो गुब्बारा है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा एल्वियोलाई के अंदर बजाय कि दूसरी गैसों के। ठीक है, तो यही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है। फेफड़ों में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है, रक्त के बराबर है? नहीं बाबा, ज़्यादा है। रक्त में उससे अधिक है, यानी कि मोर देन दैट ऑफ ब्लड, ब्लड से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है कि रक्त से अधिक यहाँ होना चाहिए, रक्त से अधिक। ठीक है, रक्त से अधिक आंशिक दबाव किसमें है? एल्वियोलाई में है। और रक्त से कम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम नहीं है। तो आंसर जाएगा आपका रक्त से अधिक। रक्त से अधिक आंशिक दबाव किसमें होगा? आपका रक्त से अधिक आंशिक दबाव होगा एल्वियोलाई में। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्विंग इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, सोडियम के सक्रिय पुनर्ग्रहण में शामिल नेफ्रॉन का भाग है। कौन सा नेफ्रॉन का भाग होता है? 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। आपका एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में आता है ये। आंसर जाएगा इसका आपका PCT। ये टोटल याद रखने वाली बात है, PCT आंसर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देने लगूंगी तो मुझे पूरा नेफ्रॉन की कहानी बतानी पड़ेगी, तो इसको हम स्किप करते हैं, जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि जो आपका पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है, हो सकता है बड़ी की मात्रा यहाँ पे हो, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रिटन एग्जाम तो देना नहीं है तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं, मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्यों? वजह क्या है इसकी? 2016 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके सॉल्व करना, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मान लो ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पे है आपका ब्रेन। ब्रेन को थोड़ा जूम करके बनाते हैं, ऐसा कुछ है आपका ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में ये वाला भाग, यहाँ पे एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस।
मैं हिंदी नीचे लिखती चल रही हूँ क्योंकि हिंदी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग जानते हो। मैं चाहती हूँ मैं सीख लूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम की बायोलॉजी थोड़ी टफ लगती है मुझे, मेरे लिए थोड़ा टफ टास्क है। कॉन्सेप्ट मुझे पूरे मालूम है लेकिन शब्दों में मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है और ये क्या करता है, ये हार्मोन बनाता है, हार्मोन सिंथेसिस करता है, यानी कि बनाता है, हार्मोन का संश्लेषण करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके पास जगह नहीं है रखने की, ये बड़ा मतलब बिजी आदमी है, इसके पास जगह नहीं है, पैसा बना रहा है लेकिन जगह नहीं है रखने की। तो ये कहता है लो भाई पिट्यूटरी तुम हमारे सहारे हो। किसको कहता है, पिट्यूटरी को, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है उसे कहता है भाई हमारा जो हम जो हार्मोन बना रहे हैं ना उसे संभाल के रखो तुम। तो पिट्यूटरी क्या करता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे इन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये रिलीज होके दूसरे ग्लैंड्स के पास जाते हैं अलग अलग। तो क्योंकि ये रिलीज कर रहा है इसलिए इसको मास्टर लोग समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं, इसको मास्टर समझने लगते हैं। तो ध्यान दो, ये स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है लेकिन कुछ स्रावित नहीं कर रहा, वो खुद से कुछ नहीं बना रहा है। तो खुद से नहीं बना रहा तो उसे ग्लैंड काहे का कहेंगे। जो खुद से हार्मोन बनाए उसे हम ग्रंथि कहते हैं, लेकिन जो खुद से बना ही नहीं रहा वो सत्य ग्रंथि नहीं है, यानी कि वो ट्रू ग्लैंड नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक और यहां से सवाल आता है कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकालता है जिससे बहुत सारे दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो कंट्रोल में आएंगी। जैसे मान लो ब्रेन में है और कहेगा, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है उसे कहेगा तुम ये काम करो, फिर जो हार्ट के पास ग्रंथि है उसे कहेगा तुम ये काम करो। अलग अलग जो ग्रंथियां आपके बॉडी में है सबको काम बताएगा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा काम करेगा। तो ऐसा काम कौन करता है, मास्टर करता है। कौन करता है, मास्टर। इसे समझ लो आपके स्कूल का टीचर है, ये क्या है, आपके स्कूल का टीचर है। जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं स्कूल की टीचर हूं आपकी, मान लेते हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई बैठा होगा जो मुझे समझाता होगा, जो मुझे मतलब रिसोर्सेज देता होगा, जैसे कि पैसा देता होगा, एनर्जी देता होगा, या मुझे मोटिवेशन देता होगा, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो है आपका हेड, वो है प्रिंसिपल। वो कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। इसे हम कहेंगे मास्टर ऑफ मास्टर्स, मास्टर ऑफ मास्टर्स, यानी कि ये जो मास्टर है इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। जैसे मेरे भी मास्टर कौन है, अनूप सर। वो पूरी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, मैक्सिमम स्ट्रैटेजी वो बताते हैं। जितने भी कमेंट आपके दिखाई देते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट वो रिप्लाई करते हैं। मैं बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बनाना होता है। सो वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे काम करना है, यूट्यूब पे वैसे काम करना है, ये सीरीज़ आप चलाइए, ये चीज़ें आप पढ़ाइए, और मैं कमेंट का ऐसे रिप्लाई कर रहा हूँ, बच्चे ये चीज़ मांग रहे हैं, आप ये चीज़ करिए। तो वो मेरे ऊपर है, मास्टर ऑफ मास्टर्स है। वो नज़र नहीं आ रहे, मैं आपको नज़र आ रही हूँ, मैं मास्टर हूँ, लेकिन वो मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं। तो इसको आप क्या समझ लोगे, इसको आप समझ लो अनूप सर है, ये अनूप सर हैं, और ये आपके सुमन मैम है मास्टर, ठीक है। ये आपकी सुमन मैम है, ठीक है, यानी कि मैं। क्लियर है। सो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना मास्टर्स ऑफ मास्टर्स अनूप सर। फिर अनूप सर मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या पढ़ा दिया था, ठीक है। एक बार कमेंट में जरूर लिख देना मेरे लिए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओनली स्टोर करता और रिलीज करता हार्मोन को, ये खुद सिक्रीट नहीं करता, इसीलिए हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम ट्रू ग्लैंड नहीं कहते हैं। क्लियर है। आगे की बात, चलो अगला बात। When centromere is situated in middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to as। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, जब सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के एकदम बीचों बीच हो और दो भुजाओं में बांट रहा हो उसको, तो ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, करो। बहुत भीषण गर्मी आ गई ना इसी समय। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सबको उस बारे में सोचना चाहिए। मतलब अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, जो भी मतलब क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। सो हो सके तो अपने आप को एक कदम भी अगर बढ़ाते हो जो आपको पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक बार ज़रूर सोचा करो, क्योंकि करता कोई और है, भुगतते सब हैं, भुगतते सब लोग हैं, सारे जीव जंतु जितने दुनिया में है सब लोग को भुगतना पड़ेगा।
यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, दूसरी जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई होलिका जला रहा है, कोई कुछ और कामों में लगा हुआ है, कोई दूसरे तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। कई तरीके हैं, कोई सॉयल पोल्यूशन कर रहा है, कई तरीके हैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। यहाँ किसी जाति किसी धर्म की बात नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि क्लाइमेट को हम लोग संभालें। दूसरों क्यों नहीं समझा सकते, मैं आपको समझा सकती हूँ। और आप हो सकता है आप में से कई लोग प्रश्न करें कि मैम हमारे करने से क्या होगा। अगर सभी लोग यही सोच लेना तो किसी के करने से फिर कुछ नहीं होगा। एक एक लोग के कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। एक एक प्लास्टिक जो आप यूज़ करते हो वो मैटर करता है। एक एक प्लास्टिक को गलने में हज़ारों साल लगते हैं, आपका एक प्लास्टिक एक चीज़ भी मैटर करता है। सो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, एक बार उसके बारे में 1000 बार सोचो। एक बार नहीं 1000 बार सोचो उसके बारे में, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे ये इतना ज़रूरी है। एक बार अपने आप से सवाल ज़रूर करा करो। बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। चलो देखो, सबसे पहली बात, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम में एक बीच में एक पार्ट होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये पार्ट क्या है, क्यों है, ये जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। अभी जानो सेंट्रोमेयर होता है। अब ये सेंट्रोमेयर हो सकता है एकदम बीचों बीच हो, एकदम बीचों बीच हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये क्रोमोसोम के थोड़ा सा ऊपर की तरफ या थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, मतलब बीच से थोड़ा सा खिसका हुआ हो, तो ऐसे को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। हो सकता है ये एकदम कोने की तरफ आ गया, एकदम क्या हो गया, कोने की तरफ आ गया, ऐसे को हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और हो सकता है ये एकदम कोने पे आ गया, ऐसा कुछ दिखाई देने लगा, एकदम कोने पे आ गया, इसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के प्रकार होते हैं। तो ये मेटासेंट्रिक ही 2 इक्वल भागों में बांटता है क्रोमोसोम को। यही आपका सवाल था कि 2 इक्वल भागों में, यानी कि 2 इक्वल आर्म्स में कौन डिवाइड कर रहा है, तो वो होगा आपका मेटासेंट्रिक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मेटासेंट्रिक आपका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। यानी माइटोसिस का फीचर कौन सा नहीं है, माइटोसिस में क्या नहीं होता है, फटाफट बता दो। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, यानी इक्वल डिवीजन भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो। मैं आंसर आपको बताती हूँ। ये आपका जो साइनेप्सिस होता है ना, साइनेप्सिस, ये आपका मियोसिस में होता है, और वो भी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में होता है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला आपका माइटोसिस में नहीं होगा, ये मियोसिस में होता है। और आपसे पूछा गया नॉट, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ग्रोथ सबसे ज्यादा किस में होती है, कौन से में होती है, कौन से फेज में होती है? 2020 का क्वेश्चन है। अधिकतम विकास कब होता है? फटाफट बता दो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ इधर। देखो, ऐसे कुछ ग्राफ होता है किसी भी स्पीशीज के ग्रोथ का, किसी भी चीज के ग्रोथ का ग्राफ होता है ऐसा। उस ग्राफ में ऐसा कुछ शेप आता है, ज्यादातर जगह ऐसा कुछ शेप आएगा, ज्यादातर जगह ऐसा कुछ शेप आएगा। ठीक है, इस शेप में इतने भाग को आप कहते हो लैग फेज। जब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लैग फेज। इतने पार्ट को आप देखो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं लॉग फेज, या इसी को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। जानते हो क्लाइमेट चेंज के इसी फेज पे हम लोग आने वाले हैं। जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं ना, शुरुआत में हमें पता नहीं चला जब हमने चीजें नुकसान करते गए, लेकिन जब इस फेज में हम लोग आ जाएंगे ना, बहुत तबाही मचेगी। यू विल बी रोस्टेड टिल डेथ, मतलब मरने तक भूले जाओगे। ऐसा वाली स्थिति आने वाली है, ऐसी गर्मी आने वाली है। अगर पर्यावरण में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहा, तो वो स्थिति दूर नहीं जब हम लोग गर्मी से मरने लगेंगे। सो एक बार ज़रूर सोचिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, अपने घर में एसी लगवा लेना कोई काम नहीं करेगा। जब पर्यावरण इतना बदल जाएगा ना, तो एसी, पैसा, गाड़ी, ये सब कोई काम नहीं करेगा। योर एवरी एक्ट मैटर्स अ लॉट। आपका हर एक कदम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार अपने आप को झांको और जितना हो सके उतना ये चीज़ कम करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, तो लॉग फेज ये वाला फेज कहलाता है, और लास्ट वाले फेज को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज।
स्टेशनरी फेज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लॉग फेज में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। यही तो पूछा है कि अधिकतम विकास कहाँ होता है, तो होता है आपके लॉग फेज में। इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी हम कहते हैं। ठीक है, इसका रहा आंसर। और रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15वां क्वेश्चन। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, फटाफट बता दो। बहुत आसान सा सवाल है। जोना पेल्यूसरा एक लेयर होती है आपके एग के ऊपर, फीमेल का जो एग होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, उसकी मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे ही स्पर्म को बाइंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ पे ही आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। ये भी आसान सा सवाल है। लैक ओपेरॉन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखो जरा, लैक ओपेरॉन किसके एक्सप्रेशन, मतलब लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन जो है किससे इंड्यूस होता है, कौन उसके लिए प्रेरक का काम करता है। तो इसका नाम ही बता रहा है लैक, LAC, लैक 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 मतलब लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, चलो, और कुछ नहीं, सिर्फ लैक्टोज से ये प्रेरित होता है और किसी से नहीं होता। चलो, लैक्टोज इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ। सिरोसिस एक तरह की बीमारी होती है, किसकी, लीवर की, यानी कि यकृत की बीमारी होती है। यकृत की बीमारी होती है, ये किसकी वजह से होती है, फटाफट बताओ। लास्ट में जरूर बताना कितने आंसर आपके सही गए। 2012 का क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा शराब, यानी कि एल्कोहल। ठीक है, अगला एल्कोहल। 18वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। कौन बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर सकता है, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, कॉलेरा या आपका एनाबेना। फटाफट बता दो। ये तो हमने पढ़ रखा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मैंने पढ़ाया है चैप्टर, वहीं से ये आया हुआ है, ट्राइकोडर्मा। और इसके साथ साथ आपका जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होते हैं ये भी जाते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस भी इसमें आते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो उसे। अगला ट्राइकोडर्मा ये हो गया। अगला क्वेश्चन। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। यानी कि जब जीन टारगेटिंग इस्तेमाल की जा रही हो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, जब किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी व्यक्ति के ऊतक में जीन का प्रवर्धन, जीन थेरेपी उसे दी जा रही है, मैंने आंसर बोल दिया, तो जीन उसे दिया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नाम ही बता रहा है कि जीन थेरेपी कहेंगे। जीन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, जीन का एम्प्लीफिकेशन दिया जा रहा है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। जैसे कि ADA वाले में हुआ था, मैंने अभी बताया था ना, एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA नाम की बीमारी जो उस बच्ची में हुई थी, वहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जीन थेरेपी। उसमें क्या करते हैं, जीन को उसके टिश्यू के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका टिश्यू खुद ADA एंजाइम बनाने लगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत मतलब सक्सेसफुल चीज़ है आज के समय में, जीन थेरेपी। अगला, use of bioresearch by multinational companies and organization without authorization from the concerned country and its people is called। अगर कोई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रही है बिना अनुमति के, जो उसका ओनर है उससे बिना परमिशन के इस्तेमाल कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे, फटाफट बता दो। आसान सा सवाल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने ये वीडियो बनाया और मेरी वीडियो कोई मेरे परमिशन के बिना दोबारा से यूट्यूब पे डाल रहा है, तो मैं उसे कॉपीराइट दे सकती हूँ। ऐसे ही मान लो मैंने कोई खोज कर दी, कोई नया चीज़ मैंने खोज निकाला, जैसे कैंसर का इलाज मैंने खोज निकाला, ठीक है, उसका इलाज मैंने खोज निकाला, तो उसका इलाज मैंने खोज लिया, तो वो क्रेडिट मुझे जाता है। वो इलाज जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होगा तो उसके मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन की बहुत सारा समय लगाया उसको खोजने में, ठीक है, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। सो अगर कोई मुझे बिना पैसे दिए, बिना मेरी परमिशन के इस्तेमाल कर रहा है मेरी बनाई हुई दवाएं, मेरी डिस्कवरी की हुई दवाएं, तो मैं उसको कॉपीराइट दे सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं चोरी कर रहा है वो, और बायो की भाषा में चोरी को कहते हैं बायोपाइरेसी। क्या कहते हैं, बायोपाइरेसी, बायो की चोरी, ठीक है, बायोलॉजिकल चीज़ों की चोरी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और आप ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। नीट के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, ताकि जो नीट का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले कवर हो जाए। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो वन शॉट वीडियो है वो हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बहुत लंबा पड़ जा रहा है और बहुत समस्या है इस गर्मी में वीडियो को बना पाना, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। कभी कभी स्थितियाँ और मनोस्थितियाँ साथ नहीं दे रही हैं बच्चों। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो साथ नहीं दे रही। कभी स्थिति की प्रॉब्लम, कभी किनारे डीजे बज रहा है, नवरात्रि के टाइम पे यहाँ डांसिंग हो रही हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जा रहा है वीडियो बना पाना। मेरे पास इतने सेटअप्स नहीं है कि नॉइज़ कैंसिलेशन मैं कर सकूँ इस रूम में, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जब भी हो पा रहा है मैं रात में वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हर टाइम कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रह रही है, पर मेरा प्रयास पूरा है। अगर मेरी चली तो मैं आपको ज़रूर पूरा करा दूँगी, लेकिन परिस्थितियाँ मेरे हाथ में तो नहीं है बच्चों, है ना। खैर, हम लोग क्वेश्चंस तो पूरा सॉल्व कर लेंगे किसी भी तरह, और हम लोग जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पूरा कर लेंगे। और जो वन शॉट वीडियोज़ है मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि मैं उसको भी ख़त्म करूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।